स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। 11 स्पेशल में बात करेंगे आज जयराम महतो की, क्योंकि जयराम महतो झारखंड की सियासत में इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने रांची से बोकारो पहुंचती है। पुलिस से इजाजत मांगते हैं और उसके बाद समर्थक एक घेरा बनाते हैं और उस घेरे से चकमा देकर जयराम महतो हो जाते हैं फरार। पहले इस खबर को देखते हैं। जयराम महतो गिरफ्तार करने गई बोकारो गई रांची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस को चकमा देकर जयराम महतो हिरासत से फरार हो गए। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जयराम महतो भाग निकले। समर्थकों ने घेरा बनाया और जयराम महतो रफू चक्कर हो गए। सवाल यह कि जयराम को छूट देने के पीछे क्या है राजनीतिक मकसद? जयराम महतो को गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस। पुलिस को चकमा देकर हिरासत से जयराम महतो फरार। हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच भाग निकले जयराम महतो। समर्थकों ने बनाया घेरा, रफू चक्कर हो गए जयराम। गिरिडीह के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की गिरफ्तारी को लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला और आखिरकार पुलिस को चकमा देकर जयराम महतो गायब हो गए। गिरिडीह सीट से नामांकन के बाद रांची से बोकारो गई पुलिस ने जयराम महतो को हिरासत में ले लिया। 2022 में विधानसभा घेराव के मामले में रांची के नगरी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम गिरफ्तारी का वारंट लेकर बोकारो पहुंची थी। समरनाले में नामांकन दाखिल करने के बाद पुलिस ने जयराम को घेरे में ले लिया, लेकिन समर्थकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभा करने की अनुमति दी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि जयराम महतो को सभा स्थल से रांची पुलिस अपने साथ लेकर वापस लौटेगी। जयराम महतो ने खुली जीप के बोनट पर सवार होकर काफी देर तक भाषण दिया, लेकिन संबोधन के बाद जयराम ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान जयराम महतो लगातार अपनी बात कहते रहे। समर्थकों ने पुलिस टीम को जयराम महतो के पास जाने नहीं दिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। 3 घंटे से अधिक समय से रांची पुलिस जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती रही, लेकिन आखिर में वे नाकाम हो गई और गिरफ्तार करने गई रांची पुलिस बेरंग लौट गई। अब सवाल उठता है कि आखिर जयराम महतो को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई पुलिस? हिरासत में लेने के बाद सभा करने की इजाजत क्यों दी? पुलिस को क्या परमिशन देने का है अधिकार? किसके इशारे पर जयराम को सभा करने की मिली अनुमति? नॉमिनेशन के बाद ही हिरासत में लिए गए थे जयराम। फिर जयराम को छूट देने के पीछे क्या है राजनीतिक मकसद? क्या चुनाव आयोग मामले पर लेगा संज्ञान? जयराम के चुनावी हल्फनामे में कई मुकदमों का जिक्र। कई मामलों में जयराम महतो ने नहीं ली है जमानत। चुनावी हल्फनामे में नगड़ी मामले को छुपाया। नगड़ी मामले में ही गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। न्यूजीलैंड भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। तो रांची के नगड़ी में जयराम महतो के खिलाफ मामला दर्ज है। मामला साल 2022 का, जब विधानसभा घेरने के लिए जयराम महतो सड़कों पर उतरे थे। मुकदमा दर्ज हुआ था। आज नामांकन उन्होंने किया। नामांकन के बाद पुलिस वहां पहुंचती है, डीएसपी के नेतृत्व में टीम पहुंचती है। जयराम महतो को सभा करने की अनुमति दी जाती है। यही नहीं, उसके बाद उन्हें चहलकदमी करने की भी इजाजत दी जाती है और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो एक घेरा बनाते हैं और जयराम महतो बहुत आसानी से वहां से निकल जाते हैं। खास बात यह है कि अपने हलफनामे में नगड़ी के जिस मामले को लेकर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, उसका जिक्र भी जयराम महतो ने नहीं किया। इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो से मौजूद है। पहले अपने मेहमानों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ कुंदन तिवारी है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है। कुंदन जी, स्वागत है आपका। ऋषिकेश सिंह है, कांग्रेस के नेता है। ऋषिकेश, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। और हमारे साथ अशोक बड़ाइक है, जो बीजेपी के नेता। अशोक, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, झारखंड की सियासत में मुद्दों की कमी नहीं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हर दूसरी चीज मुद्दा बन जा रही है, जयराम महतो ने एक नया मुद्दा दे दिया है। पुलिस की कस्टडी से उन्हें हिरासत में लिया और वो फरार हो गया। क्या झारखंड पुलिस इतनी नाकाम है कि अगर अरेस्ट करने पहुंची तो आरोपी को अपने साथ नहीं ला पाई? देखिए, सबसे पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। देखिए, वो मेरे दल से नहीं है, मेरे दल के वहां प्रत्याशी है, लेकिन एक युवा होने के नाते
एक युवा नेतृत्व राज्य में उभर रहा है, विचार अलग हो सकती है, नीति सिद्धांत अलग हो सकती है, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं उनका एक प्रशंसक भी हूं, समर्थक भी हूं। युवा के नाते जिस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से जो आज हाई वोल्टेज ड्रामा जो देखने को मिला, उसका आप बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, तो वो क्या देखने को मिलेगा। ये किस केस को लेकर झारखंड पुलिस यानी नगड़ी पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए गई थी, सबसे पहले इस विषय को समझना होगा। 2022 में हम लोग लगातार बोलते थे कि ये राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार युवाओं के, झारखंडी युवाओं के अधिकारों का दमन कर रही थी। 60-40 नीति के खिलाफ हमारे विधायक विधानसभा में आंदोलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर सरकार के इस झारखंडी युवाओं विरोधी नीति का वो हम विरोध कर रही थी। उसी क्रम में जयराम महतो जी भी अपने समर्थकों को लेकर विधानसभा जब सत्र चल रहा था, वो उस समय उसका घेराव उस नीति का विरोध करने के दौरान वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उनका क्या मांग था? 60-40 नहीं चलता हो। उनका क्या मांग था कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बननी चाहिए, विस्थापन नीति बननी चाहिए। तो जब इस तरह की मांगे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करती है, जयराम महतो भी अपने एक संगठन के माध्यम से जब वो विधानसभा घेराव करने जाती है, तो क्या होता है? राज्य सरकार के इशारे पे, हेमंत सोरेन जी के इशारे पे, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के नेताओं के इशारे पे जयराम महतो और उनके समर्थकों को जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी थे, छात्र थे, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। और तो और सारे विजय मैं बता दूं, जयराम महतो जी का भी स्टेटमेंट आया था, उस समय भी आया था, मैं अभी देखते आ रहा था, हम लोग भी ने भी उसको ट्वीट किया था। उन डीएसपी के साथ जब उनका वार्ता हो रहा था तो वो बोले थे, जयराम महतो और उनके वार्ता के दौरान बात हुई थी, तो डीएसपी बोला था कि निश्चिंत रहिए, किसी छात्र के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। ये आप लोग तरीका से, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग प्रदर्शन किए हैं, इसलिए किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। लेकिन आज जयराम महतो खुद बोल रहे हैं कि ना हमको ऑनलाइन ट्रेस कर पाए, ना मुझे पता नहीं था कि ये तो 2022 का केस मेरे ऊपर हो गया है, हमको तो पता ही नहीं। जब एक आंदोलनकारी नेता जब इस तरह से बयान देता है, तो ये राज्य सरकार के लिए कितने सोचने विषय है, झारखंड पुलिस के लिए कितना सोचने का विषय है। यानी झारखंड पुलिस के ऊपर विश्वास करना तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये मतलब सपना देखने के समान होगा। जिस डीएसपी ने बोला कि छात्रों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, आज वही 2022 में ऊपर एफआईआर किए और आज जयराम महतो को पकड़ने के लिए यहां नगड़ी पुलिस उसके पास जाती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है सारिफ जी कि राज्य सरकार की निकम्मी नीति के कारण में, युवाओं के खिलाफ जो दमनकारी नीति के खिलाफ में, 60-40 के खिलाफ में, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो 32 खतियान आधारित जो इन लोग जो अपना क्या बोलते हैं, सरकार बनाने से पहले जो अमली जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, झूठ बोलकर जब सरकार सत्ता में आए थे, तब जब सत्ता में आने के बाद जब राज्य के युवा जब अपने मांग रख रहे हैं कि आपने ही वादा करके सत्ता में आए थे कि मेरा 32 आधारित स्थानीय नियोजन नीति का क्या हुआ, आप बोले थे झारखंडी युवाओं को अधिकार देंगे, 60-40 नीति लाकर झारखंडी युवाओं का आपने अधिकार छीनने का काम किया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने युवाओं को धोखा देने का काम किया था। जयराम महतो के नेतृत्व में जब इस तरह का आंदोलन होता है तो इस तरह का नीति देखने को मिलता है। और तो और जो आज जो देखने को मिला, ये पूरा का पूरा राज्य सरकार और झारखंड पुलिस की नाकामी का एक दृश्य देखने को मिला है, और जो काफी हास्यास्पद है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा कि कोई किसी को झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने का उसके आंख के सामने से, अगर आपको लगता है कि वो मुजरिम है, वो आरोपित है, वो एफआईआर है, आपके हिसाब से वो अपराधी है, तो आपके सामने से वो निकल जा रहा है, तो आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यही सवाल है, यही सवाल ऋषिकेश के पास हम लेकर चलेंगे। ऋषिकेश, जिस तरह से जयराम महतो को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची, आज का दिन चुना जब नामांकन वो कर रहे थे, नामांकन के बाद बट ऑब्वियस है कि सभा को संबोधित करेंगे, और जयराम महतो की सभा में कैसी भीड़ होती है, किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। तो इसके पीछे का राजनीतिक मकसद आपसे हम समझना चाहते हैं, अगर है तो, क्योंकि पुलिस आज का दिन चुनकर पहुंचती है, उन्हें सभा करने की इजाजत देती है और बड़े आराम से वो पुलिस की कस्टडी से निकल जाते हैं। इब्राहिम जी, देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। आपको पता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो सारा प्रशासनिक अधिकार चुनाव आयोग के अंदर चला जाता है। राज्य सरकार न किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को कोई आदेश दे सकती है, न ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकती है, और न ही राज्य सरकार किसी तरह का दबाव बना सकती है। बात रहा जयराम महतो जी का, आज नॉमिनेशन के बाद वो पुलिस के सामने से भाग गए। ये पुलिस पदाधिकारी जो वहाँ के हैं वो जवाब देंगे, वरीय पुलिस पदाधिकारी जवाब देंगे कि क्या कारण रहा, क्यों उनके आंख के सामने से वो भाग गए, और इसका जवाब पुलिस से मांगना उचित होगा। और इसके लिए चुनाव आयोग से भी बात करनी होगी कि भाई चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आपका प्रशासनिक अधिकारी तैनात है, उनके आंखों के सामने से एक जयराम महतो जो कैंडिडेट हैं गिरिडीह से, वो भाग जाते हैं।
लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना चाहिए। जयराम महतो जी को भी भागना नहीं चाहिए था, प्रशासन का मदद करना चाहिए था और प्रशासनिक तरीके से उनको आना चाहिए था। बात कर रहे हैं 60-40 के नीति का आंदोलन कर रहे थे वो। 2016 में 13 जिला को अधिसूचित क्षेत्र और 11 जिला को गैर अधिसूचित क्षेत्र में किसने बांटा? भाजपा की सरकार ने बांटा। और उसी का आंदोलन था, उसी का सारा निर्णय था कि जितनी वैकेंसी आई सारे वैकेंसी कोर्ट में चली गई और उसी का आंदोलन चल रहा था। जहां तक स्थानीय नीति का बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार और महागठबंधन की सरकार स्थानीय नीति लाई थी और उसका विरोध हाईकोर्ट में किसने किया? रमेश हांसदा नाम के व्यक्ति ने। रमेश हांसदा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। एक तरफ तो स्थानीय नीति का मांग करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के पार्टी के नेता हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट से उसे स्टे कर दिया जाता है। सरकार की योजना थी, सरकार की वैकेंसी को पूरी करनी थी तो रोक नहीं सकता है, तो 60-40 की नीति लाई जो 2016 में रघुवर सरकार ने लाई थी और उसी के आधार पर नियुक्ति चल रही थी। और जो हम लोग यहाँ का लोकल स्थानीय नीति लाए थे उसको चैलेंज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जयराम महतो जी को भागना नहीं चाहिए था। युवा है, लोग युवा उन पर नजर रखे थे कि एक युवा उभर रहा है राज्य में, अच्छा वक्ता है, लेकिन आज पुलिस के सामने से जो भाग गए ये दिखाता है कि वो जब अपने ऊपर उनको मुसीबत आया तो भाग, इनको सामना करना चाहिए था मुसीबत को और मुसीबत का सामना करते प्रशासनिक तरीके था। कोर्ट में अगर उनको अरेस्ट भी चाहता तो कोर्ट जाते, कोर्ट से बेल लेते, लेकिन भागना कहीं से भी उचित नहीं है। और जयराम महतो जी के आज जितने समर्थक और फॉलोअर हैं वो समझ गए कि मेन नेता ही भाग गया चुनाव से पहले अपना जान बचाने के चक्कर में। अरे नेता पर तो केस होता ही है, नेता आंदोलन करता है, केस होता है, प्रशासनिक तरीके से उसका सामना करिए, भागना कहीं से उचित नहीं। और जो भी प्रशासनिक झारखंड सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार चुनाव जब चलती है तो सरकार अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाती है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारी सारे निर्णय लेते हैं। ये जवाब चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी देंगे कि वो कैसे सभी के सामने से भाग गए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि 60-40 का नीति 2016 में भाजपा की सरकार लाई थी और उसी नीति को आज फॉलो किया जा रहा है और उसी नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जयराम महतो। जयराम महतो 2022 में जब आंदोलन कर रहे थे तो छात्र और युवाओं की उम्मीद बन गए थे, लेकिन आज जिस तरह से वो भाग गए तो छात्र युवा समझ गए कि जब इन पर अपना मुसीबत आया ये भाग गए। भविष्य में भी ऐसे लोगों को चुनना कहीं ना कहीं छात्र और युवाओं के दिल को ठेस पहुंचाती है। चलिए कुंदन तिवारी का रुख करते हैं। कुंदन तिवारी राजनीतिक विशेषज्ञ और अपने दर्शकों को हम बताएं कि 6:30 बजे न्यूज 11 में शाम में 6:30 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहा है जनता का तराजू। उसमें हमारे पैनलिस्ट, वन ऑफ द पैनलिस्ट है कुंदन तिवारी और आज हम उसमें जनता के तराजू में जो चर्चा कर रहे थे तो हजारीबाग संसदीय सीट पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के दौरान ये बात आई थी कि वहां क्या एक तीसरा कोण जयराम की पार्टी, जयराम के कैंडिडेट, पार्टी के कैंडिडेट बनाते नजर आ रहे हैं। संजय मेहता ने वहां से नामांकन दाखिल किया तो लबोलुबाब इसका ये निकला था कि एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है JBKSS और एक तीसरा कोण तो जरूर वहां बनता नजर आ रहा, हालांकि छोटा ही है। कुंदन, फिर उसी मसले पर जाएंगे, वहीं से बात को शुरुआत करेंगे जो तीसरे कोण की हम लोगों ने बात की थी। इसके पीछे अब राजनीतिक मकसद, आज जो घटनाक्रम हुआ है बोकारो में, जिस तरह से जयराम महतो को हिरासत में लेने के बाद सभा करने की अनुमति दी गई, उसके बाद वो वहां से निकल गए, वहां से फरार हो गए, फरारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फरार हो गए पुलिस की कस्टडी से। तो क्या माना जाए कि इसके पीछे राजनीतिक मकसद है? क्योंकि दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जेएमएम हो, वो कहीं ना कहीं डर सता रहा है क्या? क्या आपको लगता है, क्योंकि वो एक मंच से कह चुके हैं कि उन्हें मनपसंद सीट देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अप्रोच किया था और दोनों ही पार्टी ने इसका मुखालफत नहीं किया, इस बयान का मुखालफत नहीं किया था? देखिए, इसका फायदा तो उनको होगा। आज जो हुआ है जी, आज जो हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया में उनके सारे वीडियोस को गो थ्रू करेंगे, मैं गो थ्रू करा, तो जो उनके समर्थक नहीं भी हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी आज नहीं होनी चाहिए थी। अगर जहां तक बात है सरकार की, तो ये केस फाइल तब हुआ जब सरकार महागठबंधन की यहाँ पे थी। केस फाइल तब हुआ था। अगर केस फाइल तब हुआ था तो आप जो भी जिस भी नोटिस के मामले में जुडिशरी के हित के थ्रू पे जैसे भी आप उनको नोटिस दे सकते थे। ये जो डाउट ऑफ बेनिफिट आज जयराम को मिला है, इनसे लॉस जो है पूरी मेरे एनालिसिस के साथ मथुरा महतो जी को है। यहाँ पे साफ साफ ये दिख रहा है कि ये जो वोट बैंक का बढ़ोतरी मिलेगा ये जयराम को मिलेगा है, जयराम को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है, जहां तक बात है उनकी फरार होने की बात, एक ऐसा ही सेम इंसिडेंट हरियाणा में भी हुआ था। अभी रिसेंटली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं हरियाणा से, मैं हिमांशु करके उनका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं एग्जैक्टली, हिमांशु बुद्धि राजा, उनके खिलाफ भी कोर्ट ने पीओ किया था क्योंकि उनका भी यही
केस था कि वो बेसिकली फरार चल रहे हैं, किसी केस पे कोर्ट नहीं आ रहे हैं। तो सेम केसेस पे भी इनको पीओ देना चाहिए था कोर्ट को कि हम पीओ सबमिट कर रहे हैं, अगर जयराम अपना कोर्ट पे नहीं आते हैं तो हम पीओ सबमिट करके उनको एनी हाउ कहीं से भी खोज कर गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे ही बुद्धि राजा जी गए कोर्ट पे, उन्होंने अपनी जमानत ली और वापस आ गए। वैसे ही जयराम जी जाएं कोर्ट पे जाएं और अपनी जमानत लेके वापस आ जाएं। लेकिन आज जो इंसिडेंट हुआ प्रशासन चीजें पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे ये दिखा है थोड़ा बहुत, जो लोगों का कहना है, मैं लोगों की बातों को कह रहा हूं कि इस पे कहीं ना कहीं ये दिखता हुआ लग रहा है कि फाइट को बढ़ाकर त्रिकोणीय से 2 गुना किया जा रहा है। जयराम और चंद्रप्रकाश चौधरी जी के बीच में यह फाइट किया जा रहा है। तो ये फाइट वो दिखा रही, आज जो भीड़ दिखा, इवन जब इनके मथुरा महतो जी के नामांकन का भी जो था सिनेरियो था, उसमें भी उस तरह का नहीं दिख पाया। तो डाउट ऑफ बेनिफिट जयराम को मिला है। कुंदन, जो राजनीतिक विशेषज्ञ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि क्या वहां पर अब जो त्रिकोण बन रहा था, त्रिकोण को अब 1-to-1 फाइट में तब्दील कर दिया गया। बीजेपी के पास चलते हैं, अशोक बड़ाइक हमारे साथ, अशोक से सवाल लेते हैं। अशोक, गिरफ्तार करने पहुंची थी, झारखंड पुलिस पहुंची थी, तो झारखंड पुलिस राज्य सरकार के अधीन है, सवाल पूछेंगे, उनके भी प्रवक्ता यहां पर है, झारखंड पुलिस के नहीं सरकार के प्रवक्ता है। किस रूप में आप देखते हैं, जैसा कुंदन ने बताया, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि बार बार हम उसी में आ रहे हैं कि राजनीतिक मकसद क्या था और आज का दिन क्यों चुना गया, किसके इशारे पर? देखिए इब्राहिम जी, सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जयराम महतो नो डाउट आज के डेट में एक अच्छे सेंसेशन है, युवा उनको सुनते हैं, विचार अलग हो सकती है, उनके पीछे युवाओं का हुजूम रहता है, स्थानीय लोग का भी हुजूम रहता है उनके पास में। और आज उनके नामांकन में काफ़ी भीड़ भी थी। और आज के दिन में झारखंड पुलिस अचानक नगरी पुलिस आती है उनको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। उनको पता है कि इतने क्राउड के बीच में, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकती है, इतने बड़े तादाद में भीड़ है और जयराम महतो को गिरफ्तार करने नगरी पुलिस रांची से जा रही है। और वहां के जो पुलिस है, बोकारो पुलिस, जो जिला के पुलिस है, डीसीएसपी, इससे मतलब अनभिज्ञ अपने आप को जाहिर करते हैं। तो ऐसा तो कोई देखने को मिल नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इशारे पे एक पूरे के पूरे पॉलिटिकल ड्रामा को, ये स्क्रिप्टेड था, ये इसको तैयार किया गया था कि ये किस तरह से हम जो आज जो नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव और जो हमारे प्रत्याशी एनडीए के जो प्रत्याशी है वहां पर, उनके फेवर में जो वहां की जनता, उनके पक्ष में जो एक हवा बह रही है, उसको कैसे हम डाइवर्ट करें कि हम उसको त्रिकोणीय बना के, नहीं होता है तो हम 1-to-1 उसको कर सके। और बता दे कि किसके कहा कि इसका फायदा तो आप लोगों को मिला, राइट? मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोगों को देखिए फायदा नहीं, हम अपने स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, नीति सिद्धांतों पे काम करते हैं। जो 10 सालों में हम लोगों ने काम किया उसको लेकर राज्य की जनता के बीच जाएंगे। मोदी जी का नेतृत्व और 10 सालों का काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन पुलिस किसने भेजा, सरकार किसका है, और किसके कहने पे उनको नहीं गिरफ्तार करके उनको एक भागने पे मजबूर किया। यानी इब्राहिम जी, कुल मिला के कहा जा सकता है एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि यह केंद्रित रहे एक व्यक्ति के ऊपर में, ताकि सब मुद्दा गौन हो जाए और लड़ाई यहां किसी के पक्ष में जाए। तो मैं कहता हूं कि यह पूरी की पूरी राज्य सरकार की स्क्रिप्टेड ये पूरे प्लानिंग थी। ऋषिकेश, आपने कुंदन को भी सुना और अशोक को भी आपने सुना, जिस तरह से जो बातें आ रही है कि एक तरफ जैसा कुंदन बता रहे हैं कि ये जो आज का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सोशल साइट्स पर उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और एक सीन क्रिएट किया गया। तो क्या अपनी विफलता आप लोग मानते हैं कि रॉन्ग समय को चुना गया, या नहीं आप लोगों का इरादा था कि भाई जिसने अपराध किया, जो आरोपी है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए? इब्राहिम जी, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना ही देना नहीं है। आपने देखा हो कि जब चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ था, होम सेक्रेटरी चेंज कर दिए गए थे। कौन किया था? चुनाव आयोग किया था। चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ देश में पीएम को एक अधिकार है और राज्य में सीएम को एक अधिकार है। वो अधिकार सिक्योरिटी से संबंधित होता है, बाकी सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। पर ये तो मामला 2022 का है और उस मामले में आप बात पूरी सुन लीजिए कि जब अधिकार ही राज्य सरकार के पास नहीं है किसी को गिरफ्तार करवाने का, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को आदेश देने का, तो राज्य सरकार पर आरोप कहां से लगती है? और बात है जयराम महतो जी को फायदा पहुंच रहा है, तो जयराम महतो जी को भी फायदा पहुंच रहा है, तो दूसरा पक्ष कौन है? कुंदन जी ने एक और बात कही कि उधर चंद्रप्रकाश चौधरी जी को फायदा पहुंच रहा है। अगर राज्य सरकार ये काम कराती जिससे राज्य सरकार के कैंडिडेट का ही नुकसान हो, तो राज्य सरकार क्यों करेगी? ये सारा का सारा मामला आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि जहां भी चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के माध्यम से भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक सर्वे आया CSDS का 2019 में, देश की जनता चुनाव आयोग पर 54% विश्वास करती थी। वही देश की जनता 2024 में, कल का सर्वे है, 28% विश्वास कर रही है। तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार का इसमें शामिल होना तय है
और वो चुनाव आयोग के माध्यम से और चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। जब घटना से नुकसान ही राज्य सरकार को होगा तो राज्य सरकार क्यों करेगी? और मैं फिर से बता दूं कि जब भी चुनाव होता है तो राज्य सरकार का सारा पावर सीज हो जाता है और चुनाव आयोग पूरा का पूरा मामला देखती है और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ऐसी घटना क्यों हुई। और वहां से संबंधित पदाधिकारी जितने हैं सारे संबंधित पदाधिकारियों से सवाल करना चाहिए कि तुम्हारे सामने एक आदमी फरार हो गया, अरे एक तो और फरार हुआ है कर्नाटका में, विदेश छोड़ के भाग गया, ये चुनावी क्षेत्र छोड़ के भाग गया, पर जल जर्मनी भाग गए। आज यहाँ से एक युवा जो उम्मीदवार थे उनसे उम्मीद थी युवाओं की, क्योंकि युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे वो, लेकिन आज का उनका भागना दिखाता है कि स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे थे वो। और वो देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के ही एक तरह से बी टीम है। कांग्रेस और जेएमएम का जयराम महतो से कोई लेना देना नहीं है और जयराम महतो पर जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब या तो चुनाव आयोग से इनको मांगना चाहिए या वहां के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मांगना चाहिए। संक्षेप में जवाब रखिएगा अशोक, हम कुंदन के पास जाएंगे। ऋषिकेश जी चुनाव आयोग के पर थोप के अपने राज्य सरकार की नाकामियों को दिखा रहे थे। इब्राहिम जी मैं आपको बता दूं, मैं कई अधिकारियों का नाम ले सकता हूं लेकिन नाम लेना मुझे नहीं लगता है सही रहेगा। कई ऐसे देवघर के एसपी किसके किसके कहने पे हटाए, किसके लिए काम कर रहे थे, किस पार्टी के वो एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और कौन? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग, और उन्होंने बोला कि इसको नहीं हटेंगे तो ये चुनाव को प्रभावित कर सकते। कई ऐसे अधिकारी, इब्राहिम जी मैं तो नाम ले लूंगा लेकिन नाम लेना सही नहीं रहेगा, इनके सरकार में वो एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, इस सरकार के एजेंट के रूप में। बीजेपी चुनाव आयोग गई तब जाकर उसको आनंद फानन में उसके चुनावी कार्य से उसको हटाया गया है। ये लोग बात करेंगे अधिकारियों की कि चुनाव आयोग है। अरे पूरे की पूरी चुनाव का आचार संहिता लगने से पहले आपने जो थोक का थोक भाव में अपने करीबी और अपने लाडले को अधिकारियों को लेकर आए हैं, उसमें आपके हटिया डीएसपी भी है। हटिया डीएसपी कौन है ऋषिकेश जी? हटिया डीएसपी वो है जो पंकज मिश्रा जी, हेमंत सोरेन जी के जो विधायक प्रतिनिधि है, जो 1200 करोड़ के जो माइंस घोटालों का आरोपित है, उनके साथ में जो ये हटिया के डीएसपी है, जो ठीक चुनाव से पहले उनको लाया गया है। किस काम के लिए लाया गया इब्राहिम जी? ये उसी काम के लिए लाया गया है जिस तरह से उन लोग भ्रष्टाचार में वहां लिप्त थे, उनके काला कारनामे में ये लोग शामिल थे और वही काला कारनामा करने के लिए ये लोग चुनाव में कैसे बैकडोर से चुनाव जीता जाए, मतदाताओं को कैसे परेशान किया जाए, बीजेपी को कैसे परेशान किया जाए, इसलिए ये लोग मन चाहे ढंग से अपने अपने लाडले को चुन चुन के सही जगह पहुंचे। चलिए ऋषिकेश हम आते हैं आपके पास। 30 सेकंड में बोलना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि देवघर एसपी का ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आयोग गई तब हुआ, ये साफ साफ स्वीकार कर लिए चैनल में। और जब हटिया डीएसपी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी चुनाव आयोग के पास चला जाना चाहिए था। और इन्होंने ये बता दिया जनता को कि चुनाव आयोग ही ट्रांसफर पोस्टिंग करती है और चुनाव आयोग के अंदर ही प्रशासनिक सारा पदाधिकारी अभी चुनाव के समय काम करते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये जो भागा है वो भी प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग के कहने पर या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहने पर उसको छोड़ा गया और फरार हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि देवघर एसपी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग चलिए आरोप प्रत्यारोप का है ये दौर। कुंदन, अगर इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम राजनीति से प्रेरित मारे तो क्या माना जाए कि सेल्फ गोल हो गया क्या? देखिए मैं तीन चीजों के दोनों को सुनते हुए मैं तीन चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो इन्होंने सीएसडीएस को कोट करा। सीएसडीएस का डेटा प्रोफिडेंसी पिछले 15 सालों में 12% का है, 12% सही डेटा बता पाती है, तो सीएसडीएस को कोर्ट से बाहर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां तक बात है जयराम मथुरा प्रसाद महतो और इनके, तो जयराम ने खुद ये कहा है अपने मुख से कि मैंने मथुरा प्रसाद महतो और दिगंत जो टाइगर साहब थे जब वो मंत्री थे, उन दोनों का प्रचार करा है। उन्होंने अपने मुख से कहा है कि मैं इससे पहले उनका प्रचार करता था। तो जब आप किसी पार्टी का प्रचार करते हैं, किसी व्यक्ति का प्रचार करते हैं कि और एक ही पार्टी के दो विधायकों का प्रचार करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता या कहीं सोच है कि आपको उस तरफ दिखती है, झुकाव दिखता है। तीसरा बात इन्होंने कहा, बड़ाइक साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट 10 सालों के सेक्शंस पे देखते हुए हम उनको मजबूरी है चंद्र प्रकाश चौधरी को वहां टिकट देना, पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाए अपने संसदीय कार्य में, उससे ज्यादा काम तो रामगढ़ विधानसभा में हुआ है। उनकी मजबूरी है। अगर कैंडिडेटर के तौर पे देखे, अगर उनको सर्वेज में ये पता चल जाता है कि वो चुनाव हार रहे तो शायद चंद्र प्रकाश चौधरी वहां नहीं लड़ते, क्योंकि इनिशियल डेज में ये देखा गया था, आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी उनके दूसरे कैंडिडेट वहां जा रहे थे बाबा प्रचार करने के लिए, वो तो गायब थे, मजबूरी थी, वरना उनको टिकट ही नहीं देती। और जहां तक बात है इस घटनाक्रम के सेक्शंस पे, तो इस घटनाक्रम का जो डाउट ऑफ बेनिफिट जयराम जी को इसलिए मिल रहा है कि जब वोटर के माइंडसेट पे इमोशनल गेम खेला जाता है, आज तक जब भी खेला गया है, और एक इमोशनल सेक्शन दिखा गया कि एक कल का लड़का, जिसको कल का लड़का लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एज ए युवा मैं कह रहा हूं, उन्होंने
हड़कंप मचा रखा है पूरे झारखंड में। लेकिन जो लोग कहते हैं कल का लड़का ऐसा कर गया कि उसको पुलिस चुनाव के दिन नॉमिनेशन के दिन गिरफ्तारी करने पहुंची, देखिए इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राज्य सरकार इसलिए इन्वॉल्व मैं कहूंगा क्योंकि केस जो फाइल हुआ था उस टाइम तो चुनाव आयोग कहीं नहीं थी। ठीक है, केस उस समय फाइल किया गया था जिसमें चुनाव आयोग का पार्टिसिपेशन वहां नहीं था। अगर उस समय केस फाइल किया गया था तो उस समय इनको नोटिस देना चाहिए था। तब आज जयराम ये कहते हैं कि मैं अपने नॉमिनेशन में उनको डालता कि भैया मेरा वहां वाला नगरी वाला केस फाइल हुआ है। ठीक है, पर ये दोनों सेक्शन में, इसलिए एक और इंसिडेंट इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के केस पे कहा था कि या तो तुम हमारे कैंडिडेट को वोट मत दो, पप्पू यादव को वोट मत दो, या तो हमको वोट मत दो, बीजेपी को वोट कर दो। वही दिख रहा है यहाँ पे गिरिडीह में कि मथुरा प्रसाद महतो जीत तो नहीं रहे, जयराम को जिता देते हैं, क्या पता है एक एनडीए का वोट बैंक। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखता है, जैसे जयराम जी ने खुद ही कहा है कि मेरी 2 इंटरव्यूज में कहा है कि मेरी मानसिकता या मेरा थॉट ऑफ प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस के साथ नहीं मैच करता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अगर मथुरा प्रसाद महतो जी हारेंगे तो एक बीजेपी या कैंडिडेट हारेगा जो 400 पार नहीं होने देगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अब दूसरी एक मुद्दे पर जाते हैं। अशोक, आपसे सवाल रहेगा कि लगातार जिस तरह से जयराम महतो कहते भी नजर आए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने खुले मंच से उन्होंने कहा, मुझे याद है गाड़ी की बोनट पर चढ़कर उन्होंने ये भाषण दिया, उसमें कहा कि दोनों ही पार्टियों ने उन्हें पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से हालांकि कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, पर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी नेता के बयान में उसका खंडन नहीं आया कि वो गलत बोल रहे हैं। ओपन प्लेटफॉर्म से उन्होंने बोला था। तो नजदीकी समझ में नहीं आ रही कि किधर रही है जयराम महतो की। कुंदन की बात से मैं कंफ्यूज हो गया हूं, इस बयान के बाद और कंफ्यूज। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, जयराम महतो हमारे पार्टी के ना कार्यकर्ता है ना हमारे पार्टी के पदाधिकारी है। और बीजेपी एक कार्यकर्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी में कार्यकर्ता तय करती है कि उसकी एक कोर टीम होती है, चुनाव कमेटी होती है, वो तय करती है कि कौन प्रत्याशी होंगे। इसलिए राजनीतिक मैदान में जो कुछ भी लोग बोलेंगे उसको सही माना नहीं जा सकता है। और बीजेपी खास करके एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में नीति, सिद्धांत, एजेंडा के आधार पर काम होती है। तो इसलिए जो लोग अपने बोले कि हाँ ऑफर दिया गया था, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जयराम महतो जी हैं, उनका मुद्दा किसके खिलाफ था। वो ये जयराम महतो जो व्यक्ति हैं, वो उनका जो उत्पत्ति हुआ है इस आज के जो आंदोलन से, तो वो आंदोलन किसके खिलाफ था। वो वर्तमान के हेमंत सोरेन जी सरकार के नीतियों के खिलाफ उनका उत्पत्ति हुआ था। आप देखेंगे कि जिस मुद्दा को लेकर खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति, विस्थापन नीति और युवाओं को जेपीएससी, जेएसएससी, छात्रों, अभ्यर्थियों के लिए जो हक अधिकार को के लिए जो हेमंत सोरेन जी को लोग सत्ता में लाए थे, आज वही लोग उनसे नाराज होकर जयराम महतो जी के पीछे खड़े हैं कि सरकार ने वादा करके हम लोग को कमिटमेंट करके हमारे वोट लेकर सत्ता में आए, लेकिन 4 सालों में 5 सालों में कभी वो पूरा नहीं कर पाए। तब जाके जयराम महतो जी का आंदोलन 2 ढाई 3 सालों से वो धीरे धीरे सरकार के खिलाफ तूल पकड़ा और जयराम महतो एक राजनेता के रूप में एक झारखंड के राजनीतिक पटल पर उभर कर आए हैं। तो ये आंदोलन जयराम महतो जी का राज्य सरकार के खिलाफ है, हेमंत सोरेन जी के खिलाफ था, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ था। वो हमारा खिलाफ कहां है। आखिर हेमंत सोरेन जी बोलते थे कि हम 32,000 खतियानी नीति लागू करेंगे, विधानसभा में खड़े होकर बड़े बड़े बातों बोलते थे कि नहीं हम 32 खतियान, अब बड़े बड़े लोग चूल्हा लगा के घूमते थे कि खतियानी 1932 खतियान आधारित हम लोग लागू कर दिया। अरे भैया लागू कहां किए। अभी ऋषिकेश जी बोल रहे थे। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं इब्राहिम जी थोड़ा इन लोगों से कि आज भी झारखंड में इनकी सरकार है, भले आचार संहिता और चुनाव आयोग तरफ थोप देंगे, 4.5 साल इनकी सरकार सत्ता में है। कौन से स्थानीय नियोजन नीति चल रही है जो रघुवर दास जी ने बना के इनको दिया था, वही अभी भी नियोजन नीति चल रही है। उसी के आधार पर ये लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं। जितने वैकेंसी निकली थी हमारी सरकार में निकली थी और उसी को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4.5 सालों में खतियान आधारित जो स्थानीय नियोजन नीति पे फिसड्डी साबित हुए। सरना कोर्ट पे ये लोग बार बार बोलते थे, उसमें फिसड्डी साबित हुए। ना जेपीएससी, जेएसएससी का क्या स्थिति है वो राज्य की जनता देख रही है। तो 4.5 साल में क्या उपलब्धि रही है झारखंड और झारखंडियत के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए अशोक, एक चीज बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ, इनके मुद्दों के खिलाफ जयराम महतो और उनकी पार्टी आंदोलनरत है, तो उनके जयराम महतो या उनके कैंडिडेट जिस सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको फायदा पहुंचेगा, डैमेज दूसरी तरफ हो रहा है? देखिए, हम लोग फायदा नुकसान नफे के लिए नहीं करते हैं। हम उस लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। वो
उन लोग का मामला हो सकता है कि वो किसका वोट काटेंगे किसका नहीं काटेंगे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हम कोई रोकने वाले नहीं है। ये इमरजेंसी वाला नहीं है कि हर नेता को पकड़ के जेल में डाल दे, सबका नसबंदी कर दे। हम लोग ऐसे लोग नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। तो जिसको लड़ना है लड़े, जिसका वोट काटना है काटे, लेकिन हमारा नीति और सिद्धांत एकदम स्पष्ट है कि हम देश हित में काम करेंगे, हम देशवासियों के हित में काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए ऋषिकेश, आप जवाब भी देना चाह रहे हैं अशोक का, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सवाल के साथ जाएंगे। सवाल का जवाब देते हुए आप अपनी बात भी रखें। जिस तरह से अशोक कह रहे हैं, हालांकि खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो तर्क आ रहा है इनकी तरफ से, जो बातें आ रही है, उसका अगर निचोड़ निकालेंगे तो यही समझ में आ रहा है कि जयराम महतो जहां जहां कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट जहां जहां कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो साफ साफ कह दिया कि वो राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, कर भी रहे थे, कर भी रहे हैं। और राज्य सरकार के तरफ से आपने कहा कि उनको टिकट का ऑफर दिया गया था जेएमएम या कांग्रेस की तरफ से, तो मैं इसका अभी आपके सामने खंडन करता हूं। हमारे पास योग्य उम्मीदवार बहुत सारे हैं, सारा टिकट बट गया और हमने कभी जयराम महतो के साथ जाने की बात नहीं कही, चाहे महागठबंधन का कोई भी दल हो। जहां तक डुमरी चुनाव का बात था, तो डुमरी चुनाव में उन्होंने स्वतः समर्थन दिया था, क्योंकि वहां के कैंडिडेट का निधन हो गया था। तो जानते थे कि डुमरी में वो लड़ेंगे तो बंद मुट्ठी खुल जाएगा, मालूम चल जाएगा उनकी राजनीतिक क्षमता क्या है। और उनके जहां जहां भी उम्मीदवार हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं और बार बार नियोजन नीति का बात कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि नियोजन नीति जब झारखंड सरकार लाई थी 1932 के खतियान के आधार पर, तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश हांसदा किए। इसके बाद स्टे लगा और ये बोल रहे हैं कि 60-40 इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि रघुवर सरकार ने लाई थी। जितनी इनकी वैकेंसी थी, सारी वैकेंसी आधी अधूरी पड़ गई, सारे कोर्ट में लंबित हो गए थे। जब हम लोग की महागठबंधन की सरकार आई तो सारी नियुक्तियों को हम लोग धीरे धीरे क्लियर करना स्टार्ट किए। सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड झारखंड विधानसभा से हम लोग पास कर दिए, केंद्र सरकार के पास चली गई। 10 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं बता रहे हैं झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों को कि सरना धर्म कोड पर केंद्र की भाजपा सरकार का क्या रुख है? क्योंकि वड़ाइक जी भी एक आदिवासी समाज के युवा नेता हैं, इनको खुद बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास जब सरना धर्म कोड चली गई तो केंद्र सरकार का क्या रुख है, क्यों नहीं पास कर रही है। और स्थानीय नीति तो लाई थी झारखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जाकर के हाईकोर्ट में स्टे दिलाया। और आपको बताते कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है, युवाओं के लिए और छात्रों के लिए लगातार काम कर रही है। और जो वैकेंसी इन्होंने आधा अधूरा छोड़ा था उसको भी हम लोग पूरा करने का काम किया। आप 6 JPSC देखेंगे तो उसका भी हम लोग इंटरव्यू लिए, नियुक्ति दिए। 7 JPSC हम लोग लिए, उसका नियुक्ति दिए। अभी 11 JPSC का मेंस होने जा रहा है। पंचायत सचिव जो इनके टाइम में निकला था 2550 लोगों का, उसका नियुक्ति भी महागठबंधन की सरकार दी। हाई स्कूल टीचर 8000 नियुक्ति निकाले थे रघुवर जी, किसी को नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए, सारा लंबित हो गया। क्यों? क्योंकि 13 जिला को इन्होंने ओपन कर दिया था, ओपन फॉर ऑल इंडिया के लोग आके झारखंड में नौकरी करने लगे थे। उसका नियुक्ति भी रुका, हाईकोर्ट से स्टे हुआ और 8000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड की महागठबंधन की सरकार में हुई। आप देखेंगे कि APP का नियुक्ति हो, JSC JEE का नियुक्ति हो, PGT टीचर का भी 3100 नियुक्ति हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1118 वैकेंसी झारखंड सरकार ने दी, ANM का 4600 ANM और GNM का, लेब असिस्टेंट का 690, सिविल जज का 138। लगातार सरकार युवाओं के लिए और छात्रों के लिए काम कर रही है। और देखिएगा कि इसका नतीजा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा लोकसभा का, तो झारखंड सरकार जो युवाओं के लिए और छात्रों के लिए काम कर रही है, तो रिजल्ट में साफ साफ दिखेगा कि रिजल्ट महागठबंधन की तरफ आएगी। और यहाँ के छात्र और यहाँ के युवा अभी पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में एक भी बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि हम लोग वैकेंसी निकालने का काम कर रहे हैं, नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं, छात्र पढ़ाई पर लग गए हैं। बैकलॉग का जो जितना सीट था सब भर रहे हैं, जो नया नियुक्ति था सब भर रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा के बाद देखिएगा कि 26,000 सहायक शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके बाद 11 JPSC कंप्लीट होगा। JSC का एक परीक्षा लिख हो गया था, उसको भी हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो लगातार आप देखेंगे कि ये सरकार युवा और छात्र की सरकार है। और 4 जून को लोकसभा में और 6 महीना बाद विधानसभा में झारखंड के छात्र और युवा महागठबंधन की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि उनका काम हुआ इस सरकार में। इब्राहिम जी, अशोक आपका जवाब देना चाह रहे हैं, अशोक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, एक पत्र मेरे हाथ लगा है, कामेश्वर प्रसाद ने लिखा है, जो गिरिडीह दिशा के मेंबर हैं, और उन्होंने
बोकारो एसपी को पत्र लिखा और पत्र में तमाम जयराम महतो के खिलाफ जितने मामले हैं दर्ज, वो तमाम मामलों का उल्लेख किया है और इसमें इसको रिव्यू करते करते एक आईपीसी की धारा 179 पर मेरी नजर गई और इसी के तहत सिल्ली विधायक अमित महतो की विधायकी चली गई थी, आपको याद होगा। ये सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं जयराम महतो में, जैसा आपने कहा, और सोशल नेटवर्किंग साइट पर काफी वो फेमस भी है, लेकिन ये इतने सारे मामले जो है जो इस पत्र में अंकित है, मैं इस डिबेट के बाद आप लोगों को ये पत्र भी मुहैया कराऊंगा, इसको देखने के बाद क्या लगता है कि जयराम महतो का जो राजनीतिक भविष्य देखा जा रहा है कि एक युवा नेता उभर रहा है, इतने मामलों के बाद क्या राजनीति कर पाएंगे? देखिए, मैं ना 2-3 चीजें स्पष्ट करता हूं जुडिशरी के तौर पे। जी, जुडिशरी में आज तक देश में जितने भी राजनीतिक मामले हुए, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जब उस टाइम फ्रेम किए गए और कुछ सालों के बाद उनको बेल मिला, और टैक्सेशन और फिनेंस को छोड़कर मैक्सिमम केसेस जो होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस के थ्रू वो फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन में आपको चाहिए प्रूफ, गारंटेड प्रूफ चाहिए कि भैया टैक्सेशन केस में गारंटेड प्रूफ चाहिए ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन बाकी केसेस में चांसेस हैं कि आपके ऊपर केस कोर्ट चलेगा। तो मैं इन केसेस को देखते हुए, मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है सारे केसेस जो उनके साथ हैं, मुझे नहीं लगता है कि जयराम को इन चीजों से फर्क पड़ेगा और वो ये चीजें उनको रोक पाएंगी। ठीक है, जयराम जिस तरह से लड़ रहे हैं, लड़कर काफी आगे आ चुके हैं और बस वो जो एक थोड़ी सी थिन लाइन है उसको ब्रेक करना बाकी रह गया है। 2 चीजें, एक बार मैंने दोनों को, बड़े भाई हैं दोनों को मैंने सुना, अशोक बड़े भाई साहब को सुना, ऋषिकेश बड़े भाई साहब को सुना। एक तो ये कैंडिडेचर पे अशोक भाई साहब ने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर कभी नहीं कहा कि ये 14 में से कौन सा ऐसा लोकसभा एमपी है जिनके नेतृत्व पे। आज आपने एक डिबेट पे 6:30 बजे के डिबेट पे भी सुना कि जनता ने भी कहा कि हम मनीष जायसवाल से में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से हमारा तो बीजेपी है, मोदी जी है। तो कौन सी सक्षमता कैंडिडेट है, मैं आप शेड्यूल ट्राइब के सीट्स को छोड़कर आप बताएं कि कौन सा ऐसा सक्षम कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब सीट्स को छोड़कर जो कि अपने दम पे एक अच्छा वोट बैंक लाने का दमखम रखता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टिकट जो कांग्रेस पार्टी बांट रही है बहुत अच्छे लोगों को दे रही है, तो फिर ये रांची क्या है, ये धनबाद क्या है? तो ये आईसी ऑन द केक है। मतलब आप घर से बाहर निकले नहीं, आप मुझे बताइए ना, एक पोल करा लीजिए आप कल कि दोनों को कितनी % जनता जानती है। ठीक है, इवन मैंने राजसमंद का भी पिछला इंसिडेंट दिया था। ऐसे इनके कांग्रेस में तो 20 इंसिडेंट्स हैं, पर पूरा चुनाव जो बीजेपी लड़ रही है वो मोदी जी के फेस पे ही लड़ रही है। मैंने एक और रेफरेंस दिया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2018 में मोदी जी के फेस पे नहीं लड़ा गया, पूरा कैंपेन शिवराज जी, वसुंधरा जी और रमन के फेस पे लड़ा गया, चुनाव हार गए। आखिरी चुनाव इन्होंने लास्ट चुनाव लड़ा एमपी के मन पे मोदी के साथ चलबो, और यहाँ पे सीएम भी बदल दिया और मोदी जी के नाम पे चुनाव भी जीत गए। और यहाँ पे भी झारखंड पे भी शेड्यूल ट्राइब के सीट्स को छोड़कर जो एक्टिव सीट्स है वहाँ पे मोदी जी के नाम पे ही चुनाव हो रहा है। चलिए, कुंदन आज मेरी भूमिका में आ गए हैं, लेकिन बहुत जस्टिफाइड सवाल पूछा है, इसलिए मैं उन्हीं के सवाल के साथ दोनों गेस्ट के पास जाऊंगा। अशोक, देखिए, इन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स, बार बार शेड्यूल ट्राइब्स सीट पे बात की है, थोड़ा शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बता दूं उनको। देखिए, आज देश की जो आदिवासी समाज है, मैं भी आदिवासी समाज से आता हूं, आज आदिवासी समाज पिछले 75 सालों में वो टुकुर टुकुर देख रहा था कि राजनीतिक भागीदारी भी आदिवासी समाज को मिले। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इब्राहिम जी कि 75 सालों में किसी नेता ने और किसी पार्टी ने आदिवासी समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने किया। 75 सालों में किसी दल को चिंता नहीं थी कि एक आदिवासी समाज जो जंगल, पहाड़, जल, जंगल, जमीन का जो रखवाला है वो भी देश के उच्च पद पर बैठ सकता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने देश का राष्ट्रपति पद जैसा, रायसीना जैसे जगह पर बैठाने का काम किया। यह होता है आदिवासी समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाना। दूसरा, भगवान बिरसा मुंडा जी, तिलका मांझी जी, सिद्धो कानोद, तेलंगा खड़िया, वीर बुगदू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पोटो जैसे कई ऐसे असंख्य आदिवासी महापुरुष इब्राहिम जी जो इस देश के आजादी में अपने प्राण को न्यौछावर किए थे। 75 सालों में कांग्रेस और कई अन्य दलों ने इतिहास में उनको सम्मान देने का काम नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने इन सभी आदिवासी महापुरुषों को स्वाभिमान और मान बढ़ाने के लिए उनको जनजाति गौरव दिवस उनको मनाकर उनको सम्मान करने का काम किया। इब्राहिम जी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ एसटी सीट ही नहीं, जनरल सीट में भी, ओपन सीट में भी आप सवाल पर और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास, हमारे पास, बीजेपी के पास नेता है, नियत है, नीति है और निर्णय करने का क्षमता, और एक व्यक्ति है जो देश को संभालने का क्षमता रखता है।
मैं आपको बता दूं इब्राहिम जी, सीट का जिक्र कर दीजिए। नहीं सीट नहीं, पूरे 14 के 14 सीट पे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, मुझे बोलने में कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे 14 ही नहीं, पूरे देश का सीट पे हम लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे लड़ रहे हैं। और लड़ा भी क्यों नहीं? जिसने धारा 370 को हटाया, जिसके कुशल नेतृत्व ने 500 साल के वनवास को राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया, उसके कुशल नेतृत्व पे देशवासी को भरोसा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। जिन्होंने 75 सालों में जो देश को खाई में बेच दिया था, उस पर एक बड़ा वटवृक्ष बनाने का काम किया, तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे चुनाव लड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई अतिशक्ति होगी। गर्व के साथ लोग स्वीकार करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ऋषिकेश, कुंदन को मैं 30 सेकंड लूंगा। मैं एक्चुअली सवाल से सर भटक गए थे। मैं बिल्कुल इनके बात से सहमत हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की, मैं झारखंड का मूल निवासी हूं और जानता हूं कि किस तरह से यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बीजेपी ने बढ़ाया है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, पर सवाल मेरा कुछ और था। आज अगर मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उनको साथ लेकर आते हैं, भ्रष्टाचार की बात मत करिए। फिर ट्राइबल सीट से भ्रष्टाचार नहीं, ट्राइबल सीटें बता रहे हैं आप। ट्राइबल झारखंड में 5 ट्राइबल सीट है, 5 ट्राइबल सीट पर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो एकदम स्पष्ट, वो दूसरी बात कह रहे हैं। उदाहरण दे देते आपको, जैसे जिस तरह से अमित शाह ने पिछले दिनों सदन में भी कहा, बहुत सभाओं में भी कहते थे मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के बारे में कि भ्रष्टाचार में ओत प्रोत है, लेकिन उन्हें टिकट देकर मैं आपके बात के काटते बोलते हैं, गीता कोड़ा जी आरोपित है मधु कोड़ा के जरिए गीता कोड़ा को कई बार बीजेपी नेताओं ने टारगेट किया है। तो मैं मंच पे था, कहीं आप बता दीजिए कि मधु कोड़ा जी ऑफिशियल बीजेपी में शामिल हुए हैं? लेकिन गीता कोड़ा जी ऑफिशियल शामिल हुई है। गीता कोड़ा जी के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है, जरा बताएं। तो भ्रष्टाचार के आरोप जब मधु कोड़ा पर है, तो मधु कोड़ा के जरिए गीता कोड़ा पर, अगर मैं आरोपित होंगे तो मेरा बेटा आरोपित होगा। अशोक नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नेता है वो मधु कोड़ा के जरिए गीता कोड़ा पर भी हमला करते थे। देखिए, आप ठीक से रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुन लीजिए। गीता कोड़ा जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कभी बीजेपी के किसी नेता ने टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो आरोपित है ही नहीं। चलिए अब ऋषिकेश के पास चलते। ऋषिकेश, मेरा सवाल तो कुंदन पूछ चुके हैं, मेरा अब स्पेस खा रहे हैं कुंदन, जवाब सीधा चाहेंगे। रांची और धनबाद का इन्होंने जिक्र किया। रांची और धनबाद के अलावा सारे कैंडिडेट पर जो आदिवासी नहीं है उन पर इन्होंने सवाल किया। रांची और धनबाद में हमने महिला कैंडिडेट को उतारा, उन पर किसी तरह का आरोप नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, स्वच्छ छवि की हैं, उनको हमने मौका दिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में 50% है। अगर उनको मौका नहीं देंगे तो कैसे राजनीति में आएंगे? एक महिला का टिकट काट दिया आपने गोड्डा से। नहीं, महिला को दिए, महिला के एक तरफ सम्मान, 4 महिलाओं को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया इब्राहिम जी। पलामू से हो ममता भूंया जी, जोबा मांझी जी चाईबासा से, रांची से ससवनी सहाय जी, धनबाद से आपकी कैंडिडेट हमारी महिला हैं। इन्होंने हाँ ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कैंडिडेट की क्षमता बताइए। 17 से हमारे कैंडिडेट केएन त्रिपाठी जी हैं, उनके क्षमता पर इनको कोई मतलब शक है क्या? वो विधायक रहे हैं, 4 बार चुनाव लड़े, अच्छा खासा वोट लाते हैं हमेशा। प्रदीप यादव जी लगातार 6 बार से विधायक हैं। जेपी पटेल जी हजारीबाग से, वो अभी भी सिटिंग एमएलए हैं। तो आप किसी भी कैंडिडेट की क्षमता को मत आंकिए कुंदन जी, वो चुनाव आ गया, जनता बांकेगी कि 4 जून को किस कैंडिडेट में कितनी क्षमता है। एक आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, देश के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है? गुणगान कर रहे थे, दुर्भाग्य की बात है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, उस आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदया का वहां उपस्थिति नहीं होता है। राम मंदिर में जब उद्घाटन होता है वहां उनकी उपस्थिति नहीं होती है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न जब दिया जा रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और आडवाणी जी बैठे थे और महामहिम राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी और फोटो जारी किया गया। फोटो कौन जारी करता है? क्योंकि जो अंदर में होगा वही तो फोटो लिया होगा। फोटो जारी करके एक आदिवासी महिला का अपमान देश भर में किया गया। क्यों किया गया फोटो जारी? जब खड़ा थी वो दोनों बैठे हुए थे। क्या राष्ट्रपति पद की जो महिला है, जो राष्ट्रपति हमारे देश की है, वो खड़ी रहेंगी और पीएम आडवाणी जी बैठे ही रहेंगे? आडवाणी जी अस्वस्थ है, बैठ सकते हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी को खड़े रहना चाहिए था। आप जब प्रमुख चीज देश में होती है तो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, उसको वहां से दूर रखते हैं। और किसी भी कैंडिडेट के क्षमता पर आकलन जनता करती है कुंदन जी। 4 जून तक आप इंतजार करिए, हमारे जितने प्रत्याशी हैं जनता तय कर देगी। हम और आप सिर्फ आकलन कर सकते हैं। हमने जितने उम्मीदवार उतारा सारे के सारे मजबूत उम्मीदवार उतारा, और धनबाद और रांची से हम लोग एक महिला उम्मीदवार उतारे हैं, उनको मौका दिए हैं और जनता उनको जिताने का काम करे। किसके खिलाफ हम लोग धनबाद में कैंडिडेट दिए? धनबाद में एक आपराधिक छवि के नेता को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, जिन पर 49 आपराधिक मुकदमे हैं। 4 केस में
1-1 साल की सजा, अगर 2 साल की सजा रहती तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। 4 साल की सजा उस व्यक्ति का, एक अपराधी जिसका अपराध का बोलबाला हो, और भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको अपराधी साबित करती थी। कब? जब वो झारखंड विकास मोर्चा में थे तब। और जहां तक बात कर रहे हैं, सीता सोरेन जी को ले गए, उन पर केस था कि नहीं था बता दीजिए आप। उन पर सीबीआई का केस चल रहा था, उन पर केस उनका हाईकोर्ट से रिजेक्ट होता है इब्राहिम जी, और हाईकोर्ट का केस रिजेक्ट होता है, उसके कुछ दिनों के बाद वो भाजपा में चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी का टिकट काट करके देने के बाद काट दी। सुनील सोरेन जी जो सांसद थे, और अच्छा फंड भी वहां पर वो खर्च किए थे, कम से कम जो ये सीपी चौधरी का बात कर रहे थे, सीपी चौधरी तो 1.5 करोड़ रुपया ही मात्र खर्च पर का है, वहां जो सांसद कोटा का होता है। और एक सिटिंग सांसद को टिकट दे करके टिकट काटने का काम किए, किसके लिए? सीता सोरेन जी के लिए। सीता सोरेन जी पर सीबीआई का केस था कि नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए। चलिए उनसे हम सवाल ले लेंगे। कुंदन, हम ये फिर वापस मुद्दे पर लौटते हैं, अपने जो विशेष का मुद्दा, हम जयराम की बात कर रहे थे। आज के घटनाक्रम के बाद आप किस तरह से जेबी के एसएस को देखते हो, जो उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, उसको किस रूप में देखते हैं? और इस चुनाव में पर्टिकुलरली इस घटना के बाद जहां जहां कंटेस्ट कर रहे हैं जयराम, या जयराम के जो समर्थक हैं, उनके सहयोगी हैं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर क्या बदलाव देखते हैं इस आज पर्टिकुलर घटना के बाद से? मैं थोड़ा सा बस 2 इंसिडेंट बड़े भाइयों का ले लेता हूँ। एक तो अशोक बड़े भाई साहब ने कहा कि आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, इवन शेड्यूल कास्ट का भी पार्टिसिपेशन जितना बीजेपी ने बढ़ाया, जितने मंत्रियों को मौका दिया, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, ये पिछले 60-70 सालों में देश में नहीं हुआ था। सच्चाई है, इससे मैं मुकर नहीं करता हूँ, पर मेरे सवाल को वो कहीं कुछ और समझे और कहीं और ले गए। दूसरा, इन्होंने कहा कि महिला को टिकट दिया है, तो जो 15 साल से पार्टी में जो महिलाएं थी और जो कांग्रेस पार्टी का इवेंट सिंबल लेके घर पे नहीं बैठी हुई थी, उनको आप टिकट दे रहे हैं, और जो 15 साल से आपके यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, डेली जी रहे हैं, मर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अगर महिला को टिकट देना था, और एक महिला काट भी दिया। अब आते हैं जयराम जी की पार्टी में, जो कि शायद अभी JLKM हो गया है, जेबी के एसएस, एक संगठन उन्होंने बनाया है जी, और शायद उनको सिंबल भी नहीं मिला, और अब वो शायद अलग अलग इंडिपेंडेंट सिंबल्स पे लड़ेंगे जी, निर्दलीय, ठीक है, निर्दलीय लड़ेंगे। तो जयराम की पार्टी जो गिरिडीह सीट का समीकरण है वो बहुत डिफरेंट है, और जो हजारीबाग सीट का समीकरण है वो बहुत डिफरेंट है। तो करीबन 6-7 सीटों पे जहां वो लड़ रहे हैं, करीबन 3 सीट ऐसी है जहां पे वो बेनिफिट दे रहे हैं बीजेपी को, और 4 सीट ऐसे हैं जहां पे वो बेनिफिट दे रहे हैं कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं। और बीजेपी का जो सीट अगर एग्जांपल के तौर पे जहां पे बेनिफिट दे रही है बीजेपी को, तो सबसे बड़ी सीट वो हजारीबाग है, क्योंकि वो जो वोट काट रहे हैं, जो कि नाराज हैं बेसिकली हजारीबाग में जिस तरह के चीजों का इन्होंने जयंत सिन्हा ने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यशवंत सिन्हा जी के आने के बाद वहां का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो लोगों के बीच रहा हो और उनको कैंडिडेट बनाया, क्योंकि अभी भी जिस कैंडिडेट को दिया, बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी में उनके पिताजी कोषाध्यक्ष थे, अभी इनको भी कोषाध्यक्ष बनाया। क्या रेफरेंस है मुझे नहीं पता, ठीक है, पर ये पूरा झारखंड जानता है। तो अब यहाँ के जनता के बीच का टिकट नहीं था, और उन्होंने जो वादे किए थे जयंत सिन्हा, चाहे एयरपोर्ट का वादा हो, मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाने का वादा हो, और भी रामगढ़ जिले में कुछ सेक्शंस देने का, पंचायत समिति वाला, वो सारे वादे पूरे नहीं कर पाए। और वही पॉइंट आके वहीं आया कि लोगों ने वो जो वोट बैंक है, वो लोकल लोगों का वोट बैंक जो इस चीजों से सक्षम रखती है, वो इसके साथ जाएगी, संजय मेहता जी के साथ, और बेनिफिट दे देगी इनको, बीजेपी को। वैसा ही सीट एक गिरिडीह है, जहां पे पूरी तरह से जयराम अभी फ्रंट फुट पे आ गए, कि लास्ट सर्वे जो हमारा था उसमें 19% वोट बैंक उनको लोग दे रहे थे। पर अभी इनिशियली मुझे लगता है आज के इंसिडेंट के बाद जब मैंने सोशल मीडिया में कमेंट पढ़ना चालू किया, तो खास जाति, खास वर्ग और कुछ खास लोग थे जो उनके तरफ थे, पर अभी सभी जाति और सब समागम होकर उनके साथ कह रहे हैं ये जयराम के साथ गलत हुआ। चलिए अशोक के पास चलते हैं। अशोक, जिस तरह से जयराम के बाद जो आकलन कर रहे हैं, कि राजनीति विशेषज्ञ हैं, घूमते हैं, प्रखंड लेवल पर जाते हैं और चीज़ों को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स को लाते हैं, और उसके आधार पर इनकी एक राय निकल कर आती है, वही राय को ये रख रहे हैं। इनका कहना है, जैसा आप कह रहे हैं, आपने बहुत स्पष्ट कहा, ये चीज़ अच्छी लगती है चर्चा में कि चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। आपने कहा कि हम 14 के 14 सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुंदन का कहना है कि कुछ सीटों पर जयराम आप लोगों को डैमेज कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे का राजनीतिक मकसद क्या है, किसको फायदा, किसको नुकसान। फिर वही सवाल लेकर हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, क्योंकि आज जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद, जैसा कुंदन भी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि ग्राफ जो है, जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, वो बढ़ रहा है। तो कुछ सीटों पर ये बता रहे हैं कि आपको डैमेज करे, कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन डैमेज हो रहा है। देखिए इब्राहिम जी, सबसे पहले ऋषिकेश जी पहले बोल रहे थे, मैं उनका जवाब दे दूं। ये बोल रहे थे कि राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ अन्याय किया। अरे जो जिनको हराने के लिए आपने कैंडिडेट दिया यशवंत सिन्हा के को लेके, अगर आपको आदिवासी प्रेम था तो आप अगर 75 सालों में कोई आदिवासी प्रत्याशी बन रहा है तो आपने उनको हराने के लिए यशवंत सिन्हा जी को प्रत्याशी क्यों बनाया? तो ये ढकोसला मत कीजिए। दूसरी बात, इनके नेता अधीर रंजन चौधरी जी बोलते थे राष्ट्रपति, इन्हीं के नेता डॉक्टर झारखंड से सांसद थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो क्या बोलते थे? शैतानी शक्ति की प्रतीक। तो ये लोग बात मत करे कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का किस तरह से आप लोगों ने अपमान किया है। जब वो भी भाषण देती है पार्लियामेंट में तो हुटिंग करके उनका अपमान करते हैं। तो इसलिए अपमान, जो बहुत बड़े बड़े अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस को शोभा भी नहीं देता है। दूसरी बात, इब्राहिम जी, मैं तो अभी आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि हमारे पार्टी बूथ स्तरीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बोलते हैं ना एकदम कार्यकर्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और तो और हमारे पास नेता भी है, यानी नेता और हमारे पास कार्यकर्ता दोनों है। तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि नेता के दम पे, नेता के चेहरा पे दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ाने का काम हमारा बूथ का कार्यकर्ता कर रहा है। जिस पार्टी के पास राहुल गांधी जैसा नेता हो, जिस पार्टी के पास राहुल गांधी जितने बड़े नेता आते हैं रांची में भारत जोड़ो यात्रा में, छोटा सा रांची का, राजधानी का छोटा सा विधानसभा मैदान को भर नहीं पाते हैं, उनका चेहरा पे क्या चुनाव लड़ेंगे? उनके कार्यकर्ता का क्या हैसियत है जो मैदान को नहीं भर पा रहे? उनके इतने बड़े नेता आ रहे हैं। तो इसलिए इब्राहिम जी, हम तो गर्व और बहुत प्राउड फील करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता है, और हम बूथ के कार्यकर्ता उनको वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार हम लोग दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है, और ये सार्थक सिद्ध होगा। ऋषिकेश, जवाब आप देंगे, संक्षेप में रखिएगा, समय की कमी है। इन्होंने कहा कि इनके पास नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, पर इनके पास नीति और नियत नहीं है। नीति और नियत रहती तो आज बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों का समस्या इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। और 400 पार की जहां तक ये बात कर रहे हैं, 400 पार का आंकड़ा खोखला आंकड़ा है। मैं कैसे बताता हूं आपको। गुजरात 26 का 26 सीट इनको मिला था, राजस्थान 25 का 25 सीट मिला था, हिमाचल 4 का 4 सीट मिला था, दिल्ली 7 का 7 सीट मिला था, बिहार 40 में 39, झारखंड 14 में 12। अब इनको 400 आंकड़ा पार करना होगा तो हिंदुस्तान में संभव नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। भारत में इनको 400 आंकड़ा नहीं मिलने जा रहा है। और मोदी की बात करते हैं, मुद्दा की कब बात करिएगा? हम लोग मुद्दा की बात करते हैं। हमारे लिए क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्या है वो, महिला सुरक्षा है वो। महिलाओं को आप देखे हो कि मणिपुर से लेकर के हर जगह कितना यौन उत्पीड़न किया गया, उसकी बात नहीं करते हैं। क्या कोई बात होगा? हम लोग मुद्दा की बात करेंगे, ये मोदी की बात करेंगे। हम लोग जवान और किसान की बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन इनकी नीति और नियत क्या है ये कभी नहीं बताएंगे। ये सिर्फ बताएंगे मोदी 400 पार। अरे दोनों खोखला होगा, और 4 जून को दोनों के दोनों घर वापस जाएंगे। 400 आंकड़ा भी खोखला साबित होगा, और मोदी जी भी भाजपा कार्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। केंद्र में सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, और वो सरकार जनता का काम करने के लिए बनेगी। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, किसान का मामला हो, हिस्सेदारी न्याय की मामला हो। हम लोग जनगणना करने जा रहे हैं। किस लिए? जातिगत जनगणना, ताकि एक आंकड़ा मिले देश को। आंकड़ा मिलेगा, डेटा मिलेगा तो हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।